बर्स नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्त, मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम इमरान और आज लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम माहौलियात और हयात। नाज़रीन, इंसान जब पैदा हुआ तो उसने पत्थरों की गारों में पनाह ली। खुदा ने माहौल को इंसान के लिए मुतवाज़िन बनाया, फिर यही माहौल इंसान के लिए निगहबान, साहिबान और मुहाफ़िज़ बना। लेकिन जब इंसान ने तरक्की शुरू की तो उसने अपने इसी माहौल को बिगाड़ दिया। फिर वो अपनी तबाही का भी और इस माहौल की तबाही का भी शाखसाना बन गया। आज ग्लोबल वार्मिंग, ओज़ोन की तबाही, आबी और फ़िज़ाई आलूदगी, शोर की आलूदगी और मौसम की जो तब्दीली है, इस सब ने ना सिर्फ इंसान को बल्कि इस कुर्रे अर्ज़ को भी तबाही के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लाउदातो सी पापा आज़म की दस्तावेज़ है, जिसका उर्दू में मतलब है तेरी हम्द हो। इसी दस्तावेज़ की रो में आलमगीर कलीसिया इस हफ्ते को माहौलियात के हफ्ते के तौर पर मना रही है। इसी तसलसल की ये कड़ी आज का प्रोग्राम है, यानी माहौलियात और हयात। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ और मेहमान भी होंगे जो माहौलियात के हवाले से हमारी रहनुमाई करेंगे और माहौलियात को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इसके हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करवाए देती हूँ। आज के हमारे पहले मेहमान हैं रेवरेंड फादर कैसर फेरोज़। कैपुचिन बरादरी के काहिन हैं और रेडियो वेरितास एशिया उर्दू सर्विस के डायरेक्टर हैं। और आज के प्रोग्राम के दूसरे मेहमान हैं जनाब अमजद गुलजार साहिब, जो कि कारितास पाकिस्तान के नेशनल डायरेक्टर हैं। और हमारी आज की तीसरी मेहमान हैं जी मिस रूही नाज, जो कि अरसा 17 साल से तदरीस के शोबे से वाबस्ता है और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी में 17 साल से साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। मैं आप तमाम मेहमानों को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। तो फादर कैसे, सबसे पहले मैं अपने सवालात का पहला बॉल आपकी जानिब फेंकना चाहूँगी। हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत महसूस की गई कि ये लाउदातो सी जो है, यानी इस दस्तावेज़ तेरी हम्द हो के मुताबिक ये हफ्ता मनाया जाए। इस साल आलमगीर कलीसिया पापाई दस्तावेज़ का 5वां साल मना रही है। इसलिए पापा आज़म ने इस बात को ज़रूरी समझा कि हम इस साल पूरा हफ्ता जो है इस दस्तावेज़ पर ध्यान ज्ञान करें, गौर ख़ौस करें। बिल्कुल ठीक कहा फादर जी आपने कि अब अगर माहौल के हालात देखे जाएं तो ये दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन अगर इस माहौल को दुरुस्तगी की तरफ लाना चाहे तो सबसे पहले बात आती है दरख्त लगाने की। तो मेरा दूसरा सवाल अमजद गुलजार साहब आप की तरफ है। आप नेशनल डायरेक्टर हैं कारितास पाकिस्तान के। सुना है माहौलियात पर आपने बहुत ज़्यादा काम भी किया है और हमारे कुछ नाजरीन को बताइए, क्योंकि आपके कामों की अगर फहरिस्त देखी जाए तो दरख्त की मुहिम और आपकी ये खिदमत बहुत लाजिम और मज़लूम लगती हैं। इस हवाले से आप हमारे नाजरीन को क्या बताएंगे? थैंक यू इरम। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कारितास पाकिस्तान है क्या। जी, 1965 में कारितास पाकिस्तान जो है वो उसका पाकिस्तान में आगाज़ हुआ। ओके। तब से लेके आज तक पाकिस्तान में कारितास ने मुख्तलिफ बड़े बड़े क्राइसिस और इमरजेंसी जो सिचुएशंस थी उनको रिस्पॉन्ड किया। और इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में 7 डायसीजन यूनिट हैं कारितास पाकिस्तान में, जहाँ पे बड़ी कमिटेड टीम हमारी जो है वो एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रही है मुख्तलिफ डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेज के जो अमल होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने के हवाले से। इसके साथ साथ हमारा एक नेशनल ऑफिस है जो लाहौर में बेस करता है। इस टाइम पे मैं कारितास पाकिस्तान नेशनल सेक्रेटेरिएट को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। जी। अब बात आ जाती है मिलियन ट्री प्लांटेशन कैंपेन के हवाले से। पिछले काफ़ी अरसे से अगर तकरीबन कोई 2-3 अशरे हम देखते हैं तो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो एनवायरनमेंट का इशू है इसको बहुत क्रिटिकली देखा जा रहा है। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन ने मुख्तलिफ कंसल्टेशंस करवाई, उसके अलावा भी पूरी दुनिया और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इदारे जो हैं इस पे काम कर रहे हैं। तो जैसे फादर जी ने भी लदातो सी के हवाले से बताया, 2015 में पोप साहब की जानिब से ये इंसिक्लिकल जारी हुआ लदातो सी,
और इसका जो एक बुनियादी मकसद था वो जो हमारा कॉमन होम है, पूरी ग्लोबल जो एक सिचुएशन है उसमें हमें अपने इस घर की हिफाजत जो है वो करनी है। तो कारिटास पाकिस्तान ने बड़ा क्रिटिकली इस चीज़ को महसूस किया और मुख्तलिफ कंसल्टेशंस और प्रोग्राम्स जो है वो हमने किए। तो उस हमें एहसास हुआ कि वी नीड टू डू समथिंग विच इज़ मोर एक्शन ओरिएंटेड। तो अब एक्शन ओरिएंटेड क्या हो सकता था? तो उसमें मुख्तलिफ आरा जो है वो मुख्तलिफ डायसीजन यूनिट से, पैरिशेस से, बिशप साहबान की तरफ से आए। तो फिर 2015 में सितंबर में हमारा गोल्डन जुबली ईयर था कारिटास पाकिस्तान जी। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमने जो प्लानरी जो है उसका ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें लदातो सी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स थे और पाकिस्तान जो मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी रिप्रेजेंटेशन थी। तो वहाँ पे हमने महसूस किया कि कारिटास पाकिस्तान शुड टेक सर्टेन स्टेप्स टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस क्लाइमेट चेंज कंपोनेंट जो है इसके हवाले से। फिर हमने वहाँ पे इस चीज़ को महसूस किया और मिलियन ट्री प्लांटेशन कैंपेन जो है उसके हवाले से हमने सोचा कि हम पूरे पाकिस्तान में इस हमारी जो प्लांटेशन ड्राइव है इसको कैसे लेके जा सकते हैं। तो फिर 2016 दिसंबर 13 को आर्च बिशप जोसेफ कूट्स जो भी कार्डिनल है एंड उन्होंने इनॉग्रेट किया रिन्यूएबल सेंटर जो लाहौर में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे पूरे कारिटास पाकिस्तान का एक नेशनल जनरल असेंबली थी, वहाँ पे इसको जो है वो लॉन्च किया गया और इस विजन और कमिटमेंट के साथ कि पूरे 3 सालों में हमने पूरे पाकिस्तान में 10 लाख दरख्त जो है वो उनको लगाना है। अब जो प्लांटेशन है दैट इज़ नॉट द ओनली वर्क। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है कि हमें उनकी लुक आफ्टर करनी है। बिल्कुल, मैं इसी सवाल की तरफ ही आ रही थी कि दरख्त लगाना बेशक एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसकी हिफाजत करना उससे भी भारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के हवाले से आपने कहा कि जैसे कि पौधे लगाए तो 4-4 साल के माशाल्लाह से बड़े पौधे हो गए होंगे, तो क्या वो पौधे अभी तक कायम हैं या फिर लगा के उस जिम्मेदारी को वहीं छोड़ दिया गया? कहीं वो भेड़ और बकरियों की खुराक तो नहीं बने आपके? नहीं, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था उसका वही पेपर वर्क था कि हम उन सारे क्राइटेरियाज को देखें और अपने मुल्क की सिचुएशंस को देखें। तो इसमें जो पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो एक टेक्निकल एजेंसी के तौर पे कारिटास पाकिस्तान के साथ शामिल था और उसके अलावा भी मुख्तलिफ अदारे हमारे जो यूनिट्स हैं वो उसमें बड़ा क्रिटिकली अपना रोल प्ले कर रहे थे और उसमें बुनियादी मकसद यही था कि जो भी दरख्त हम लगाएं उसका सिर्फ मकसद ये ना हो कि हम अपना काउंटिंग जो है उनको बढ़ाएं। तो इम्पोर्टेंट इज कि जो भी हम काम करें उसका एक मेथोडोलॉजी वहाँ पे डिफाइन या डिवाइस की हो कि उसको बाद में रिटेंशन जो है उसको हमें देखना है कि ताकि वो पौधा बढ़े और फिर हम उसको कह सकें कि ये उन 1 बिलियन ट्री प्लांटेशन कैंपेन जो थी उसका एक समर है। अब जरूरी नहीं है कि जो 10 लाख दरख्त हमने पाकिस्तान में लगाए हैं कि वो सब जो है वो अभी रिटेन कर रहे हैं। हो सकता है 5 लाख हो, लेकिन हम समझते हैं कि अगर वो 5 लाख दरख्त जो हैं वो भी बच जाएं तो दैट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान। एंड उसके अलावा जो है इसमें एंगेजमेंट की डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के पाकिस्तान कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस जो है तमाम बिशप साहबान जो है वो बड़ा एक्टिवली और बड़ा कमिटमेंट के साथ जो है वो कारिटास पाकिस्तान की टीम और वॉलंटियर्स के साथ इस कैंपेन में शामिल थे। फिर जैसे स्कूल टीचर्स थे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस थी, उसके अलावा कॉन्वेंट्स थे, उसके अलावा एनजीओज थी, उसके अलावा कम्युनिटी ग्रुप्स थे। पाकिस्तान में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 180 के करीब डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज हैं। उसके अलावा 30 पीस क्लब्स हैं बच्चों के, उसके अलावा विमेन क्लब्स हैं जिनमें कारिटास पाकिस्तान अपने डेवलपमेंट के काम, अपने जो ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेस की एक्टिविटीज हैं उनको कर रहा है। और ये अच्छा सर, आपकी बात जो है वो जारी रहेगी, आपसे वक्तन फक्तन मैं और भी सवाल करती जाऊंगी। जी मिस रूही, अब मेरा सवाल कुछ आपसे है कि आप एक टीचर होने से पहले एक खातून खाना है, घर की सारी जिम्मेदारियां आप पर आती है, बच्चों को संभालना, खावन के लिए खाना बनाना, और जैसा कि हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं यहाँ पे घर के दूसरे अफराद भी यकीनन होंगे। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि एक खातून होते हुए, ख़ासतौर पर खातून खाना होते हुए, माहौलियत एक औरत पर किस तरह से असरअंदाज होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक खातून खाना होते हुए एक औरत की जिम्मेदारी है कि वो घर के तमाम कामों का ख्याल रखे और ख़ास तौर पर सफाई का ख्याल रखे। अपने घर का जो गार्बेज है वो गली में ना फेंके,
ताकि दूसरे लोग उससे मुतासिर ना हो। आपने देखा होगा जो जिन घरों के बाहर ज़्यादा गार्बेज रहता है वो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए। बिल्कुल। और जहाँ तक बात आपने गार्बेज की है तो ये वाकई एक बड़ी अटल हकीकत है कि हम अपने घरों से सफाई करके दरवाजे के बाहर या गली में लगा देते हैं। और सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि जो डस्टबिन बड़े हुकूमत की तरफ से रखे गए होते हैं हम उसमें कूड़ा फेंकना गवारा नहीं करते, हम घुमा के फेंकते हैं और वो बाहर गिरे अंदर गिरे वो हमारी बला से। और दूसरी बात हम आपसे ज़रूर पूछेंगे लेकिन वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है जी माहौलियात और हयात और आज हम इसे हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। फ़ादर कैसर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके ख्याल में माहौलियात को आलूदा करने वाला सबसे अहम अंसर कौन सा है? मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा मसला जो है ये इंसानी खुदगर्जी है। क्योंकि जो बाहर हमें माहौलियाती आलूदगी नजर आती है ये बाहर से नहीं, ये इंसान के अंदर का नतीजा है। क्योंकि इंसानी खुदगर्जी है जो उसको दरख्त काटने पर मजबूर करती है, किसी भी किस्म की, चाहे ये पानी की आलूदगी है, फिजाई आलूदगी है, हवाई आलूदगी है, किसी किस्म की ज़मीनी आलूदगी है, ये इंसानी खुदगर्जी का नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 100% दुरुस्त कहा। अच्छा, मैं अमजद साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या माहौलियात की आलूदगी को ख़त्म करना दरख्त लगा देने की मुहिम पर साबित उतरता है? 100% साबित उतरता है? क्या इसे हम माहौलियात की आलूदगी ख़त्म कर सकते हैं या दरख्त लगाने के अलावा भी आप कुछ कर रहे हैं इस सिलसिले में? अच्छा, दरख्त लगाने का जो बुनियादी मकसद है उसमें आई गेस के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये बहुत बड़ा कंपोनेंट। जी जी बिल्कुल, इस वक्त जंगलात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से कारिटास पाकिस्तान जैसे डिजास्टर्स में रिस्पॉन्स करता है तो जब आप दरख्त लगाते हैं या डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं तो दो बड़े अहम नुकसान है। जब डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं तो को काटते हैं, उसके हवाले से लैंड स्लाइडिंग जो है उसका वो आपको देखने को मिलती है, फ्लड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा जब आप दरख्त लगाते हैं उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। एक तो आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं, दूसरा यह है कि जो फ्लडिंग की सिचुएशन है उसको रोकते हैं, जो सॉइल इरोजन है यानी कि ज़मीनी कटाव जो है उसको, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं। जो ट्री प्लांटेशन कैंपेन है या प्लांटेशन का जो कंपोनेंट है वो है। और एक इसमें सबसे बहुत बड़ा कंपोनेंट है विच वी एक्सपीरियंस्ड इन आवर कैंपेन कि जब बिगनिंग में हम कर रहे थे, हम अपना ये कॉन्सेप्ट जो है मुख्तलिफ लोगों के पास पैरिशेस में डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाते थे तो कई दफ़ा जो इमीडिएट रिएक्शन लोगों का आता था तो वो कहते व्हाट इज दिस यार, ट्री प्लांटेशन, देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज। तो फिर उनको ग्रेजुअली जब साथ हमारे कनेक्ट होते थे तो द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और फिर हमने महसूस किया कि हम अगर वहां से चले भी गए हैं तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने या उस कम्युनिटी ने या उस ग्रुप ने अपने तौर पे बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए ट्री प्लांटेशन के हवाले से। तो आई गेस के ये एक बहुत अहम और एक्शन ओरिएंटेड स्टेप है प्लांटेशन का, जिसमें हमने देखा बच्चे भी शामिल हैं, फार्मर्स भी शामिल हैं, जो क्लर्जी है वो भी शामिल हैं, फीमेल्स भी शामिल हैं और इवन डिसेबल्ड लोग हैं, हमने उनको भी देखा कि उन्होंने भी बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, और आपने पाकिस्तान के चारों सूबों में आपने ये लगाए। हमारे पास मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कराची में जो गर्मी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लाहौर में धुंध का मसला आ जाता है, कोयटा में मिट्टी के तूफान है, तो क्या इतना हम कर चुके हुए हैं कि इससे हमें कुछ नुकसान का कुछ अजाला हो सकता है? जो फॉरेस्ट एरिया किसी भी मुल्क में या पूरी दुनिया में या किसी भी मुल्क में उसकी क्वांटिफिकेशन जो है वो एक ह्यूज अमाउंट तक होना चाहिए। पाकिस्तान उस पर अभी तक पूरा नहीं उतर पा रहा, हमारे पास वो पूरा फॉरेस्ट एरिया नहीं है। 10 लाख दरख्त नॉट वेरी बिग नंबर नहीं, लेकिन हम उसका जो अप्रिसिएशन वर्ड हम कहते हैं कि हम समझते हैं कि इसको देना चाहिए कारिटास पाकिस्तान को, इसके साथ जो एसोसिएट्स थे वो इस वजह से क्योंकि इसकी वजह से एक मोबिलाइजेशन का प्रोसेस जो है, अवेयरनेस का प्रोसेस जो है दैट वेंट टू द मासेस, मुख्तलिफ इदारों के पास गया लोगों ने। इसके बाद हम अक्सर प्रोग्राम आप देखते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट होता है प्लांटेशन करके, प्रोग्राम का इख्तिताम होता है प्लांटेशन करके। सो आई थिंक समवेयर इट हैज कंट्रीब्यूटेड
कि लोग जो है इसको महसूस करें कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हो सकता है हमने 10 लाख दरख्त लगाए और हमारी मोबिलाइजेशन, हमारी कैंपेन, अवेयरनेस, इसकी वसातत से मुल्क में कोई 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख कहीं ना कहीं पे लग रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जब आप बात करते हैं हीट वेव्स की, जी। तो हमारे मुल्क में जो से स्मोक है, बिल्कुल। आप लॉकडाउन की वजह से देखते हैं स्कूल बंद हुए। आप अगर थोड़ा सा मेमोराइज करें तो लाहौर में पिछले 4 सालों में 1-2 दफा स्कूल जो है स्मोक की वजह से भी बंद जो है वो काफी दफा। बिल्कुल। सो ये दिस कंपोनेंट विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट। और एक एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाहता हूँ इस पूरे अमल के दौरान। ये जो टिम्बर का दरख्त होता है, इसको मैंग्रोव्स कहते हैं। अच्छा। ये समंदर या इन जगहों पे जो है वो लगाते हैं जाके। तो कारिटास पाकिस्तान ने ये जो मैंग्रोव्स प्लांटेशन है वो भी इस पे की। और हम कश्ती में जा रहे थे। अच्छा। हमारा पूरा टीम जो कराची की, और हम फादर साले डियागो जो है वो भी साथ थे। जब हम वहां पे गए तो आप अंदाजा करें, हमने वो लगाए जो टिम्बर मैंग्रोव्स की प्लांटेशन की, आइलैंड जो था इनसाइड समंदर, तो वहां पे जाकर जब वापसी आने लगे तो कश्ती खराब हो गई। एंड वी हैड टू वेट फॉर मोर देन 4-5 आवर्स। दूसरी कश्ती आई और हम समंदर में बिल्कुल खड़े हुए थे। दैट वाज द थिंग। हम महसूस कर सकते हैं कि कारिटास पाकिस्तान वेंट टू क्या नाम है अक्रॉस द बाउंड्रीज। जब कारिटास पाकिस्तान अपनी टीम्स के साथ पहुंचा, एंड वी डिड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग कि हम पानी में खड़े हैं, कश्ती खराब है, पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। सो वी वेंट टू ऑल डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर पार्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट, और जो ट्री प्लांटेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, और टाइप्स को जो है हम कैसे क्वांटिफिकेशन करते हैं उनकी, कि कौन सा दरख्त कहाँ पे और किस सीजन में लगना चाहिए। 2 प्लांटेशन सीजन है, एक जो मार्च अप्रैल और दूसरा सितंबर अक्टूबर जो है, उसमें अप डाउन थोड़ा सा टाइम हो सकता है। लेकिन आप इस सारे सिलसिले को जारी रखे हुए हैं अभी। जारी रखे हुए हैं। और उसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्टीज हम लेते हैं जो गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे हम टेक्निकल एक्सपर्टीज। जी बिल्कुल। अच्छा, ये प्लांटेशन की बात हो रही है तो रूही आप हमें बताएं, क्या स्कूल में कोई शजरकारी मुहिम का सिलसिला होता है या नहीं? जी मुसरम, हमारे स्कूल में हर साल, बल्कि 6 महीने के बाद ही बच्चों के साथ मिलकर हम सब टीचर्स मिलके जो शजरकारी मुहिम है उसमें हिस्सा लेते हैं। बच्चे अपने हाथों से मिट्टी खोद कर पौधा लगाते हैं और फिर उनका ध्यान भी रखते हैं। बच्चों को बहुत शौक है, वो पानी दें और देखें कि वो बड़ा है, फूला है, या उसके क्या रिजल्ट आया है। तो हम हर साल भी अमल दोहराते हैं। बिल्कुल रूही, ऐसा ही था कि जब हम भी स्टूडेंट थे तो दूध के पैकेट में एक पौधा लगा के जरूर लेके जाया करते थे स्कूल में। तो खुदा का शुक्र है कि ये सिलसिला आज भी जारी है। फायदा कैसर, आपसे सवाल है कि लॉकडाउन में क्या फ़ज़ाई आलूदगी कम होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि खबरें हम अक्सर सुन रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से कुछ आलूदगी कम हो रही है, तो आपका इस सिलसिले में क्या नज़रिया है? इरम, ये बात सच है कि लॉकडाउन की वजह से माहौलियात काफ़ी शफाफ हुआ है और इसमें बेहतरी आई है। नासा का कहना है कि इस लॉकडाउन का इतना ज़्यादा माहौलियात को फ़ायदा हुआ है कि अब हमें ज़मीन की जो गूंज है, इसकी आवाज़ वो सुनाई देने लगी है। इससे पहले उनको ये आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। और नासा ने जो तस्वीरें भेजी हैं, इतनी शफाफ ज़मीन की तस्वीरें उनको मिली हैं इस सियारे की, जो पहले कभी नहीं मिली थी। क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो भी कवर हो गई है, जिसमें वो सुराख थे, वो सुराख जो है बंद हो गए हैं और बहुत ज्यादा ओजोन लेयर जो है वो बेहतर हुई है। तो क्या ख्याल है फायदा जी? इंसानी जिंदगी बढ़ गई है। इंसानी जिंदगी जो है उसके लिए ये बड़े मुस्बत असरात जो है वो देखने को आए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सारी दुनिया को महीने में एक दफा लॉकडाउन जाना चाहिए और तमाम मुमालिक को मिलकर ये फैसला करना चाहिए, यूएनओ को इस बात को फरोग देना चाहिए कि वो हर महीने एक दिन लॉकडाउन जो है वो बरकरार रखें ताकि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और भी ज़्यादा यकीनी बनाया जा सके। अच्छा फादर जी, फेसबुक पर बड़ी मीम्स आ रही हैं कि बाकी सब तो लॉकडाउन में बहुत तंग हो रहे हैं, लेकिन टीचर साहबान जो है वो तंग नहीं हो रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, लॉकडाउन जारी रहना चाहिए माहौलियात के हवाले से या फिर कुछ और इसका तदारुक होना चाहिए? माहौलियात
माहौलियात के हवाले से अगर बात की जाए तो लॉकडाउन के हवाले से भी, तो माहौलियात में ये चीज़ है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मैं ये चाहूँगी कि यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग जो है आपको बताती चलो कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। इसके हवाले से हमें 2 गैसेस का पता चलना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जी हाँ, ये वही गैस है जो हम अपने अंदर से खारिज करते हैं। ये जहरीली गैस है। अगर ये फिक्स्ड अमाउंट में रहे तो ये इतनी जहरीली नहीं है, लेकिन चूंकि इंसानी सरगर्मियों की वजह से दरख्त कम से कम हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि दुनिया में 35 से 40 लाख टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो पिछले साल पैदा हुई है, जिससे लोगों की सेहत पर बड़ा जो है इफेक्ट हुआ है। और अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो ये बढ़ती जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे जो ट्रीज़ हैं वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कुदरत का अपना फेनोमेना है। अगर ये बढ़ रही है तो ट्रीज़ के ज़रिए से ये एब्जॉर्प्शन जो है वो जारी है। और दूसरी गैस है मीथेन गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये जो फूड वेस्टेज है हमारे घर का, उसका 20% जो है, और जो हमारी पार्टी वेस्टेज है, इवेंट पार्टी का जो वेस्टेज है उसका 40% गाय के गोबर से ये फैलती है। और अगर आम मिकदार में मौजूद रहे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये अपने मिकदार से बढ़ती जा रही है, जो कि आजकल हो रहा है, तो इसके जहरीले नुकसान जो है वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा नासा के डायरेक्टर्स जो हैं उनका कहना है कि मौसमियाती तब्दीली जो है वो एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि हमारा जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस हर साल बढ़ता जा रहा है। और अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो आइंदा आने वाले 50 सालों में ये गर्मी जो है बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएगी एंड इट विल बी 74 डिग्री सेल्सियस टू 78 डिग्री सेल्सियस। और इसके असरात जो हैं वो भी बड़े दूर तक देखे जा रहे हैं। पहला जो इसका असर है वो उस पर मैं बात करना चाहूँगी कि जो गर्म हवा होती जा रही है या एनवायरनमेंट में जो दिन ब दिन गर्मी आ रही है, इससे बर्फ़ की जो चोटियां हैं ग्लेशियर्स वो दिन ब दिन पिघलते चले जा रहे हैं। उनकी वजह से सतह समंदर जो है उसकी जो सतह है समंदर की उसमें इजाफा हो रहा है। और हर साल देखा गया है कि 1800 से 19वीं सदी के दरमियान इसमें 11 सेंटीमीटर इजाफा नोट किया गया और 19वीं सदी से 20वीं सदी के दरमियान ये 20 सेंटीमीटर था। और अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो हमारे जो छोटे छोटे मुल्क हैं, मालदीव या ऐसे जजीरे जो कि समंदर के दरमियान हैं, वो डूब जाएंगे और वहाँ के लोगों को हिजरत करना पड़ेगी। तो ये छोटे छोटे से इफेक्ट्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के हैं। अगर आज हमने मिलजुल कर इसका कोई हल ना निकाला तो आइंदा आने वाले सालों के लिए हम अपनी जनरेशन्स को क्या फ्यूचर देंगे। हमें मिलजुल कर इसके बारे में सोचना चाहिए। रूही, आपका बहुत शुक्रिया कि माहौलियात को साइंसेस के हवाले से आपने हमें बताया। फैज़ल कैसर, आप बताइए कि माहौलियात की रूहानियत क्या है? देखिए, खुदा ने जब कायनात को इंसान को तख्लीक किया था तो खुदा ने इंसान को एक बहुत बड़ा हुक्म दिया था और वो हुक्म ये था कि फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। इंसान ने इसको महकूम ज़्यादा बनाया है और मामूर इसको कम किया है। खुदा ने इसकी नशोनुमा की जिम्मेदारी इंसान को बख्शी है, जो कि मुकद्दस फरीज़ा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी की जो सांसें हैं ये माहौलियात के साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं कि इसके बगैर इंसानी ज़िंदगी क्या बल्कि कायनात पर जितनी भी ज़िंदगी है, हयात है, चाहे कीड़े मकोड़े हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, सबकी ज़िंदगी का इन्हसार इंसानी जिम्मेदारी पर है। इसलिए इंसान सिर्फ इंसानी ज़िंदगी का ही जिम्मेदार नहीं बल्कि कायनात की हर जानदार चीज़ की जिम्मेदारी इंसान के कंधों पर है। इसलिए माहौलियात की जो रूहानियत है वो यही है कि इंसानी ज़िंदगी, हवा और जितनी भी इस धरती पे, इस ज़मीन पर, इस सियारे पर गैसें जो ज़िंदगी को सपोर्ट करती हैं, उनमें बैलेंस रखना, तवाज़ुन रखना इंसान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अमजद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। आप हमारे व्यूअर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे जबकि माहौलियात की आलूदगी सर चढ़कर बोल रही है और आप जब से मतलब प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रहा है और ट्रीज़ की आप कंपेन करें, तो इस हवाले से हमारे व्यूअर्स के लिए क्या पैगाम है आपका? ये बड़ी खुशी की बात है कि इस टाइम पे पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है वो क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट रखती है काम करने के हवाले से। अब उस कैंपेन का नाम है 1 मिलियन मोर। अब इस जो हमारा बुकलेट है जिसमें जो कंटेन करते हैं डिफरेंट केस स्टडीज़ जो हैं, तो 1 मिलियन मोर कैंपेन जो है वो नेक्स्ट 4 ईयर में
चलती रहे। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। रूही, आप हमें बताएं कि स्टूडेंट्स को हम कैसे ये बता सकते हैं कि वो माहौल को साफ सुथरा रखें। जी, हम अपने बच्चों को ये तरबियत दे सकते हैं कि वो जो पेपर हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें, प्लास्टिक, डिस्पोजेबल प्लास्टिक उसको कम से कम यूज़ करें, जो बल्ब है इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज कम से कम करें। उसके अलावा एक है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल, इसको यूज़ किया जाए। और गाड़ियों के हवाले से ये है कि उनकी सर्विसेज और ट्यूनिंग जो है वो बाकायदगी से करवाई जाए, ताकि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं वो माहौल में जहरीली गैसों के अखराज का सबब ना बने और हम अपने आने वाली जो जनरेशन है उसको एक साफ सुथरा माहौल दे सकें। बिल्कुल, और मिस रूही यही पैगाम बच्चे जो है वो ज़रूर अपने वालिदैन को भी देंगे। फ़ादर जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल कि दस्तावेज़ लादत तसी तेरी हमद हो, पापा आज़म दुनिया को इस दस्तावेज़ के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? मिस्रम इस दस्तावेज का जो उन्वान है लौदा तुसी, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा पैगाम है, तेरी हमद हो। मुकद्दस फ्रांसिस का नगमा है लौदा तुसी, और उसकी ये पहली सतर है, पहली लाइन है लौदा तुसी। तो ये इससे मुराद ये है कि खुदा तेरी हमद हो। मुकद्दस फ्रांसिस जो कायनात की हर शय में खुदा को देखता है, इसलिए इस नगमे में उसने कायनात की तमाम चीज़ों के लिए खुदा को मुबारक कहा है, खुदा की हमद की है, खुदा की तारीफ बयान की है। इसलिए पापा आज़म ने, जिन्होंने मुकद्दस फ्रांसिस का नाम भी अपनी पापायत के दौर के आगाज़ में शुरू ही में उन्होंने इसी नाम को रखना अपने लिए चुनना पसंद किया, क्योंकि वो मुकद्दस फ्रांसिस की रूहानियत से मुतासर है, जो कायनात की हर चीज़ को अपना भाई और बहन कहता है। मुकद्दस फ्रांसिस का रिश्ता कायनात की हर चीज़ के साथ बहन भाई का रिश्ता है। इसलिए पापा आज़म ने, यानी पोप फ्रांसिस ने, इस दस्तावेज का जो उन्वान है वो तेरी हमद हो लौदा तसी रखा, ताकि सारी दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि ये धरती हमारा मुश्तरका घर है और इस घर की जिम्मेदारी हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी मजहब या मसलक के साथ है, ये धरती हमारा घर है और अपने घर की जिम्मेदारी हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया फ़ादर जी आपका, और मैं तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपसे हासिल जो गुफ्तगू रही है वो यकीनन हमारे नाजरीन के लिए बहुत मुफीद होगी। फ़ादर कैसर आपका, जनाब अमजद साहब आपका और रूही नाज आपका, मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। नाजरीन, इंसानी मुस्तकबिल उसी वक्त महफूज रह सकता है जब हम सब मिलकर कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और इस माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़ जंग में अपने रवायती रवैयों को ख़त्म करें, एक नया रवैया अपनाएं, माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी को अपनी आदत बना लें। क्योंकि जब दरख्त कटते हैं तो सिर्फ इंसानी ज़िंदगी तबाह नहीं होती, उन परिंदों का सोचें जो हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको उनका घर नहीं मिलता है। तो ऐसे हालात में ना सिर्फ इंसानियत बल्कि यहाँ पर हयात तबाह हो रही है। हयात को बचाएं, इंसानों से और फितरत से प्यार करें, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी मेज़बान एरम इमरान को इजाज़त दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।